हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर स्वागत है। मैं मनदीप आज आपके लिए लेकर आया हूं 571वां एपिसोड। दोस्तों, आपको बेमानी मोहब्बत कहानी कैसी लग रही है ये हमें आप कमेंट करके जरूर बताते रहें। और आपको कहानी अच्छी लग रही है तो आप इस कहानी को एक शेयर जरूर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के साथ, अपने शहर में, जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं अपनी कहानी को जरूर पहुंचाएं। क्योंकि हमारे पास और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, ना ही हमारे पास दोस्तों इतना पैसा है कि हम कहानी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन कर पाएँ। हमारे पास आप लोगों का प्यार है, आप लोग ऑडियंस हमारी ताकत हैं, आप लोग ही हमारा सपोर्ट करते हैं और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो आपके पास आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पर, सभी ग्रुप्स में अपनी इस कहानी का लिंक शेयर कर दीजिए और लोगों से कहिए कि अपनी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा सुने और सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की कहानी के 571वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज, आरव और चंदन घर की ओर चले जा रहे थे। तभी चंदन की बात सुनकर युवराज ने तुरंत उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, चंदन तुम सही कह रहे हो। कल सुबह सबसे पहले मेरी मीटिंग करवाओ वर्ल्ड मार्केटिंग टीम से। और सुहानी तो कल सुबह 8 बजे आ ही रही है ना। गाड़ी लगभग निर्मला हाउस के गेट पर पहुंच चुकी थी। तीनों धीरे धीरे अंदर चले गए और जैसे ही तीनों ने मेन गेट का दरवाजा खोला, बा वहीं सोफे पर बैठी हुई थी। उनका चेहरा शांत था। युवराज ने जब बा को देखा तो उसके चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान लिए उसकी ओर बढ़ा ही था, तभी ट्रिन 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 उसके मोबाइल की रिंगटोन बजने लगी। जैसे ही उसने आवाज सुनी, युवराज के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसे अब महसूस नहीं हो रहा था कि इस समय किसका कॉल आ गया। जैसे उसने जेब से फोन निकाला, स्क्रीन पर नजर डाली तो उसकी आंखों में एक तेज सी चमक दौड़ आई। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिरहन सी पैदा दौड़ गई। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक सदी हुई आवाज आई, युवराज, मुझसे मिलने के लिए अभी अभी क्रोल बाग पहुंचो। अगले ही क्षण टू टू करके फोन कट गया। युवराज ने कुछ देर के लिए फोन मोबाइल स्क्रीन की ओर देखता रहा। फिर उसने एक लंबी सांस ली और गहराई से अपने भीतर समेटते हुए सभी सवालों को सामने बैठी बा के सामने चंदन आरव से कहा, दोस्तों आप लोग बैठिए, आराम कीजिए, डिनर कीजिए, मुझे अभी एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं कुछ देर में वापस आता हूं। उसकी बात सुनते ही बा के मुंह से एकदम निकला, कहां? अभी क्या? अभी तो आया है और अभी तू वापसी जा रहा है, क्या हुआ युवराज? युवराज भी बेचारा झूठ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन सच भी कैसे कह सकता था। उसने बड़े ही सहज भाव में झूठ बोलते हुए कहा, बा, वो अक्षय को कुछ पैसे की जरूरत है, उसका कॉल आया है और मैं उसके पास ही जा रहा हूँ, पैसे देकर थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। पर इससे पहले कि युवराज मुड़कर दरवाजे की ओर जाता, आरव ने उसे छेड़ते हुए कहा, युवराज, अगर अक्षय को पैसे की ही जरूरत थी तो वो तुम्हारे साथ यहाँ पर आता या पैसे पहले ही मांग लेता। अक्षय मेरा भी दोस्त है, मुझे तो उसने कॉल नहीं किया। ऐसा क्या है जो तुम छुपा रहे हो? कुछ तो है भाई। लेकिन युवराज की आंखों में अब कठोर निर्णय था। उसने आरव को मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हें आने की भी कोई जरूरत नहीं है, वो वहीं पास में है और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं वैसे ही आ जाऊंगा। अभी मैं आ रहा हूं, तुम यहीं बैठो आरव। ये कहते हुए आरव उसे आंखें चुरा रहा था। उसको ऐसे आंखें चुराते हुए देखकर आरव मुस्कुराया जैसे उसे कुछ अंदाजा हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अरे, मैं समझ गया क्या हो रहा है। फिर उसने बा के पास जाते हुए कहा, देखा बा, मैं पहले ही शक करता था और अब मेरा शक हकीकत में बदलने जा रहा है। मुझे पता लग गया इसका कोई चक्कर चल रहा है, तभी तो ये किसी से बता नहीं रहा। अब ये उस लड़की से मिलने ही जा रहा है, तभी तो देखो घर आया और जल्दी से फुर हो रहा है। ये कहते ही आरव हंस पड़ा। चंदन भी हल्की हल्की मुस्कान लिए चुप ही खड़ा था। बा अब भी युवराज को सवालिया नजरों से देख रही थी। उनको ऐसे देखते हुए अपने आप को बड़ा ही युवराज ने थोड़ा सा पकासा गया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी कुछ महसूस उसने होने नहीं दिया। उसने जानबूझकर हंसते हुए कहा, और कुछ? ठीक है, अपने ख्याली पुलाव ये पकाना बंद करो, मेरे पास तुम्हारी इन फालतू की बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं। मैं जा रहा हूँ और तुमने जो सोचना है वो सोचते रहो। ठीक है, बाय बाय, और अपना डिनर जरूर कर लेना। तभी उसने
भागदौड़ भरी तेजी से कदमों के साथ कार की चाबी उठाई और घर से बाहर निकल गया। युवराज ने गाड़ी स्टार्ट की और घर से निकलते समय वो कितना भी सहज दिख रहा था, लेकिन उसके दिल के अंदर एक तूफान मचा हुआ था। अब एक गाड़ी ने पहला मोड़ लिया ही था। मोबाइल की स्क्रीन पर एक और मैसेज आ गया। उसने बिना गाड़ी रोके ही मोबाइल उठाया और वहां पर लोकेशन आई हुई थी, उस लोकेशन को ट्रैक करने लगा। युवराज उस लोकेशन के लिंक देखते ही समझ गया कि उस लोकेशन पर ही उसे जाना है। उसने फोन को डैशबोर्ड पर रख दिया और गियर लगातार दबाता रहा और लोकेशन की ओर बढ़ता रहा। जैसे जैसे वो लोकेशन के करीब पहुंच रहा था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। करीब 30 मिनट की ड्राइव के बाद वो गली में पहुंच गया जहां पर वहां की लोकेशन दी हुई थी। उसने गाड़ी किनारे पार्क कर दी, बाहर निकला और इमारत में जंग लगे लोहे के गेट को खोल दिया। वो अंदर गया और जैसे उसने वहां पर जाकर एक आदमी को देखा। एक आदमी का चेहरा लगभग ढका हुआ था, उसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसने युवराज को देखा, उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक बड़े ही नपे तुले स्वर में कहा, युवराज सिंघानिया। युवराज ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सिर हिला दिया। युवराज की सहमति पाते ही उस आदमी ने इशारा करते हुए कहा, आओ मेरे पीछे पीछे आओ। इतना कहकर वो व्यक्ति मुड़ा और एक बिल्कुल पतली सी गली में और चला गया। युवराज उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था। वहां पर कोई आवाज नहीं थी, बस उनकी ही चलने की आवाज आ रही थी। उस गलियारे के अंत में एक भारी सी लकड़ी का दरवाजा था। काले कपड़े वाले व्यक्ति ने दरवाजा खोला और इशारा से युवराज को कमरे के अंदर जाने को कहा। कमरे के अंदर खूब अंधेरा था। युवराज ने जैसे ही कदम रखा, एकदम से वो अंधेरे में डूब गया। कुछ पलों में वो क्लिक की आवाज से एक कमरे के छत पर लगे छोटे से बल्ब की रोशनी जल उठी और उस रोशनी में कमरे के बीचों बीच वो व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसकी आभा ने युवराज को पल भर में स्तब्ध कर दिया था। उस आदमी ने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, फिर वो सिर झुकाकर आंखें बंद कर वहीं पर बैठा हुआ था। उसके चारों ओर एक ऊर्जा का बहुत ज्यादा घेरा बना हुआ था। युवराज उनको देखते ही अपने घुटनों पर आ गया। उसकी आंखें नमी से भर आई। कमरे में कुछ पलों के लिए मौन पसरा रहा और फिर सफेद कपड़े वाले आदमी ने आंखें खोली। उनकी आंखों में वो गहराई थी जो मनुष्य को स्वयं से मिला दी। तभी उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आ गया तुम? अब तो नहीं भागेगा ना? अब तो कोई मजबूरी नहीं है ना तुम्हारी? युवराज ने सिर झुकाकर अपने होठों से सिर्फ 2 ही शब्द निकाले, मैं तैयार हूं। सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं, सहस्त्र संत था। उन्होंने युवराज की बात सुनकर उसकी आंखों में देखा और फिर एक कड़क लेकिन सदी हुई आवाज में बोले, इस बार तो तेरी कोई मजबूरी नहीं है ना? इस बार तो तू भाग कर तो नहीं जाएगा? देखो, मैं एक बार तुम पर विश्वास उठा चुका हूं। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस बार भी तुम्हें वैसे ही गलती करो। युवराज का सिर अभी भी झुका हुआ था, लेकिन भीतर से एक अलग ही ऊर्जा से उभर गया था। उसने धीरे से उत्तर दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा आपकी बार बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं आपकी बार बिल्कुल तैयार होकर आया हूं। शायद संत ने अपनी कमर सीधी की और एक कदम पीछे लेते हुए बोले, तो फिर ठीक है, तय रहा कि रोज शाम को 1 घंटा तुम्हें ट्रेनिंग मिलेगी, चाहे मौसम कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो, चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए, चाहे जमीन आसमान को निगल ले, लेकिन तुम्हें ट्रेनिंग लेने आना ही होगा। युवराज ने बिना झिझक के सिर हिला दिया और कहा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप चिंता ना करें, अब की बार मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा। बस मुझे वर्ल्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप के लिए तैयार कर दीजिए। मैं अब की बार अपने आप को इस चीज में लगा दूंगा। ये कहकर युवराज के चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी, एक ऐसे जो वर्षों में कभी अंदर से धकती आग अब नया आकार ले गई थी। तभी सहस्त्र संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें ट्रेन करने के लिए ही आया हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम इस काम को अपनी परीक्षा समझ सकते हो। तुम्हें इस परीक्षा को पास करना ही होगा, तभी मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। युवराज ने झटपट दोनों हाथ जोड़े और फिर झुकते हुए कहा, आप जो भी कहें मैं करने के लिए तैयार हूं, बताइए। तभी सहस्त्र संत ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और एक मुड़ा तुड़ा कागज निकाला और उन्होंने वो कागज युवराज की ओर बढ़ा दिया। युवराज ने दोनों हाथों से उसे स्वीकार किया। उसने ध्यान से उस नजर पर डाली और उस कागज पर एक एड्रेस लिखा हुआ था। तभी सहस्त्र संत ने उसे बताते हुए कहा,
इसमें एक एड्रेस है, वहाँ एक परिवार रहता है और वह परिवार इस समय बहुत परेशान है। तुम्हें उनकी मदद करनी है, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर की नहीं, ऐसी मदद करनी है कि वो दोबारा कभी जिंदगी में उनको परेशानी ना हो। ये सुनते ही युवराज कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। उसके सामने अब कोई आम मदद का काम नहीं था, उसके गुरु का दिया हुआ एक बहुत बड़ा कार्य था। तभी सहस्त्र संत ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और हाँ, ध्यान रहे, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। युवराज ने सिर झुकाकर कहा, जी, मैं 3 दिन से पहले काम कर दूंगा, आप चिंता ना करें। सहस्त्र संत ने उसकी ओर ध्यानपूर्वक देखा और फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो, और हाँ, 3 दिन में यह काम हो जाना चाहिए। युवराज ने सिर झुकाया और पलटकर धीमे धीमे कदमों से वहां से बाहर निकल गया। एक बार भी उसने पीछे नहीं देखा। उस बिल्डिंग में बाहर आते ही युवराज अपनी गाड़ी में बैठा और अपने घर की ओर निकल गया। वो चुप था, उसके अंदर सोच घूम रही थी कि अब वो क्या करेगा और उस परिवार को क्या परेशानी होगी, उसकी मदद कैसे करेगा। जब वो निर्मला हाउस पहुंचा तो घर की खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। युवराज ने भारी भारी कदमों के साथ कमरे की ओर चला गया। कमरे का दरवाजा खोलते ही सबसे पहले उसे वो चीज में नजर आई जो मेज पर रखी हुई खाने की प्लेट रखी हुई थी। युवराज के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। यह मुस्कान सिर्फ खाने की थाली की वजह से नहीं थी। वो समझ चुका था कि वो अपनी ममता और अपने दादी बा के उससे जो प्यार करती थी, बा ने ही कहा होगा कि खाना उसके टेबल पर उसके रूम में रखवा दिया जाए। उसके बाद वो खाना शुरू कर देता है और साथ के साथ में सोचता रहता है कि वो उस परिवार को कैसे बचाएगा। आपको क्या लगता है कि वो परिवार को बचा पाएगा या फिर नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए सुकून एफएम के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों, 572वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। थोड़ी देर के बाद वो विचारों में जब लहरें न थमी तो उसने अपने आप से कहा, अरे ठीक है यार, कल देखेंगे। ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उलझी हुई नींद में जब वो सुबह की पहली किरण के साथ उठा तो युवराज ने अपनी आंखें खोली। वो अपने तैयार होने के लिए चला गया। जैसे वो हॉल में तैयार होकर आया तो उसने देखा कि बा अपने रोज के स्थान पर वहीं बैठी हुई थी। युवराज उनके पास जाकर झुककर उनके चरण छूने ही वाला था कि उन्होंने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, रात को खाना तो खा लिया था ना, कहीं भूखा तो नहीं सो गए? युवराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं बा, मैंने खा लिया था। तभी चंदन ने भी आरव और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा। दोनों बिल्कुल तैयार होकर नीचे आ गए थे। तीनों भाइयों में एक साथ अभी आकर नाश्ता किया। नाश्ते में मूंग की दाल के चीले थे और साथ में धनिया की चटनी और गर्मा गर्म अदरक वाली चाय के साथ उन्होंने बिल्कुल तरोताजा हो गए थे। आरव ने पहला घूंट चाय का लिया और फिर युवराज की ओर देखकर चुटकी ली। अरे यार, अब तो बता दे, कल कहाँ गया था रात को? झूठ बोलकर गया था कि अक्षय के पास जा रहा हूँ। मैंने तो रात में अक्षय को कॉल किया, वो तो बोल रहा था कि वो अपनी बहन के साथ गेम खेल रहा है। युवराज तो उसके पास नहीं आया। चंदन ने भी हल्की हल्की भौहें उठाई और कहा, युवराज भाई, अब आप झूठ भी बोलने लग गए। युवराज देख रहा था कि वो कैसे उनकी चुटकी ले रहे हैं और कैसे उनको बड़ा ही उसने तभी मुस्कुराते हुए आरव की ओर देखा और कहा, आरव, तू चिंता मत कर मेरे भाई, अभी बता देता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तुम लोग खुद देख लेना, चलो मेरे साथ। इतना कहकर उसने चाबी उठाई और तीनों गाड़ी में बैठ गए। जैसे ही कार ने घर की सीमा पार की, युवराज के चेहरे की रंगत बदल गई। चंदन ने युवराज की ओर देखा और कहा, भाई, कहाँ जा रहे हैं? युवराज ने गाड़ी की रफ्तार को हल्का किया और कहा, अरे चुप करो, वहां पहुंचकर तुम्हें पता है चल जाएगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। हमारे पास बातों का टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं, और वैसे भी तुम्हें तो लग रहा है कि मैं कहीं और ही जा रहा हूँ, तो चलो फिर चलकर ही देख लेना कि मैं कहाँ गया था रात को और अब कहाँ जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर चंदन चुप हो गया। तभी आरव ने युवराज की ओर देखते हुए कहा, भाई, लेकिन हमें तो आज शूटिंग के लिए 8 बजे ऑफिस पहुंचना था ना। युवराज उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, अरे यार, क्यों चिंता कर रहे हो, अभी 6:30 ही हुए हैं। जहां मैं जा रहा हूं वहां सिर्फ 5 मिनट का काम है। बस वहां एक परिवार रहता है, बस उसकी परेशानी देखनी है, क्या परेशानी है उनको, उसके बाद हम कंपनी चले जाएंगे। अब दोनों वो चुप हो गए थे। युवराज चुपचाप इंतजार करने लगे थे कि युवराज उन्हें कहाँ लेकर जा रहा है। कुछ ही देर में युवराज ने गाड़ी एक जगह पर रोकी और उन दोनों को नीचे उतरने के लिए कहा।
युवराज उनको लेकर एक बड़ी ही भीड़ी सी गली के अंदर चला गया। अब वो तीनों एक छोटे से घर के बाहर खड़े थे। जैसे युवराज ने डोरबेल बजाई, कुछ ही देर में घर का दरवाजा खुला और सामने से एक सुंदर सी लड़की वहां पर आ गई। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उसको देखकर कोई भी पागल हो जाए, और ऐसे घर में वो रह रही थी, किसी ने ये ऐसा महसूस नहीं किया था कि वो लड़की इस एक छोटे से पुराने से टूटे हुए से घर में रह रही होगी। लड़की को कपड़े देखकर पता चल रहा था कि वो गरीबी से जूझ रही है। उस लड़के ने दरवाजा खोलते हुए पूछा, जी हाँ बोलिए, क्या आपको किससे मिलना है? युवराज ने जानबूझकर अपने मन में से अपना नाम सोचते हुए कहा, मुझे माथुर जी से मिलना है, क्या वो घर पर है? उस लड़के ने युवराज की बात का जवाब दिया, नहीं जी, मुझे लगता है कि आप किसी गलत एड्रेस पर हैं, यहाँ कोई माथुर जी नहीं रहते। युवराज ने अपना नाटक जारी रखते हुए कहा, ओह सॉरी, मुझे लगा ये माथुर जी का घर है, सॉरी। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार। युवराज आरव और चंदन के साथ पीछे मुड़ा और उन दोनों को लेकर वापस गाड़ी की तरफ चलाया। आरव चंदन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि युवराज कर क्या रहा है, इसलिए गाड़ी में बैठते ही आरव ने युवराज से पूछा, भाई ये क्या था? अरे आप करना क्या चाहते हैं यार, बता तो दो। तभी युवराज ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, भाई मैं ये पता लगाने आया था कि उस परिवार को दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। अब मुझे पता चल गया है कि उनकी असली क्या प्रॉब्लम है। आरव ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, ओह तो क्या पता लगा आपको? और एक बात बताओ, तुम्हें इस परिवार से क्या लेना देना है? क्यों उनकी परेशानियां ढूंढ रहे हो? युवराज ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर अपनी आंखें सड़क पर जमाते हुए बोला, मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता कि मेरा उस परिवार से लिंक क्या है, बस तो तुम इतना समझ लो कि उस परिवार की गरीबी देखकर लग रहा है कि उनको पैसों की प्रॉब्लम है। हमें उसको दूर करना है, ये हमारा काम है, और वो भी ऐसी जिंदगी भर उनको ये परेशानी न रहे। आरव के साथ साथ चंदन भी उसकी बात ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और आगे सोचने लगे कि युवराज ये क्या नए काम लेकर बैठ गया है। ऐसे ही सोचते सोचते वो लोग ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने देखा कि सभी उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। सुहानी भी आ गई थी, डायरेक्टर के साथ साथ पूरे क्रू मेंबर भी आ चुके थे। आज उनकी जीवन शक्ति गोली की पहली एडवर्टाइजमेंट शूट होने वाली थी। युवराज ने अंदर आते ही पूरी सिचुएशन देखी, उसको पूरा आइडिया ठीक लगा और शूट लोकेशन वगैरह सब कुछ ही ऐसे ही रिपोर्ट लेने के बाद युवराज आरव चंदन के साथ अपने कैबिन में चला गया। तीनों कैबिन में बैठे ही थे, तभी आरव ने युवराज से कहा, भाई मुझे एक आइडिया आया है जिससे हम उस परिवार की मदद कर सकते हैं। बताइए, कहो तो बता देता हूं। युवराज ने एक्साइटमेंट में कहा, तो इसमें पूछने की क्या बात है आरव, बताओ ना। आरव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, उनको कुछ 1-2 करोड़ रुपए दे दो, उनकी परेशानी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। पैसा तो देखो गरीबी तो मिटा ही सकता है ना। उसकी बात सुनकर युवराज हताश हो गया। उसने अपने कुर्सी पर पीठ टिकाते हुए कहा, आरव मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था कि तुम बहुत ही अच्छा कोई सॉल्यूशन लेकर आओगे, लेकिन यार तुम तो कैसी बातें कर रहे हो। क्या पैसे देने से गरीबी खत्म हो जाएगी? हम उनके पूरे जीवन भर के तो नहीं गरीबी खत्म कर सकते ना पैसे देकर। उसकी बात सुनकर तीनों सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद युवराज के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने चंदन की तरफ देखा और कहा, चंदन एक काम करो, तुम उस एड्रेस पर जाओ और उनको एक जनरल स्टोर खोल कर दो जो जिंदगी भर उनको कमाई दे और कभी वो लोग गरीब न दिखे। चंदन ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, जी भाई मैं अभी चला जाता हूँ, मुझे ये अच्छा लगा। तभी ये कहते हुए चंदन वहां से निकल गया और अब कैबिन में आरव और युवराज रह गए थे। युवराज ने अपना लैपटॉप खोला और सभी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देखने लगा। उसने देखा कि सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। ईशांक और आभास ने अभी तक 800 टैबलेट्स बना ली थी। युवराज ने जब देखा तो उसको अपना इंटरकॉम उठाया और नीचे लैब में आभास को कॉल मिला दिया। जैसे ही आगे आभास ने फोन उठाया, युवराज ने उससे कहा, आभास तुम और ईशांक पहले लौट लेकर मेरे पास आओ, अभी के अभी। ये कहने के बाद उसने फोन काट दिया और उसने फोन काटते ही 5 मिनट के बाद आभास और ईशांक उसके कैबिन में आ गए। उनके साथ एक प्लास्टिक का बॉक्स था जिसमें कांच की छोटी छोटी डिब्बियां रखी हुई थी। उन डिब्बियों में एक जीवन शक्ति की गोली पैक की हुई थी, बिल्कुल जैसे डायमंड की पैकिंग होती है। उन्होंने वो दोनों बॉक्स युवराज के आगे रखे और आभास से कहा, सर ये जीवन शक्ति का पहला लॉट है, इसमें 800 टैबलेट्स हैं।
युवराज ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखा और फिर एक डब्बी उन बॉक्स में से निकाली। उसको खोलकर जीवन शक्ति गोली को देखने लगा। डिब्बी खोलते ही पूरे कैबिन में गोली की खुशबू फैल गई। सभी को एक तरह की ताजगी महसूस होने लगी। युवराज समझ गया कि सब कुछ सही चल रहा है। उसने डिब्बी वापस बंद की और ईशांक और अब्बास से कहा, वेरी गुड, तुम दोनों ने पहले ही इस हफ्ते 800 गोलियां बना ली है। ऐसे में तो हम अपना टारगेट महीने में पूरा कर लेंगे। वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम लोग ऐसे ही काम करते रहो। तभी ईशांक ने बीच में ही टोकते हुए कहा, सर 1 महीना नहीं, हम इसे 2 हफ्ते में ही पूरा कर लेंगे। मटेरियल जो डाला है कहीं खराब ना हो जाए। अब जब सक्सेसफुल हो ही गया तो हम पूरा लोड तैयार करेंगे और एक बार में हम 2000 से 2500 गोलियां बना सकते हैं। हम जल्दी ही ये काम करेंगे। युवराज ने बात सुनकर चौंक गया तो लेकिन उसे दोनों को शाबाशी देते हुए उसने कहा, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। तुम दोनों अच्छा काम कर रहे हो। तुम दोनों को इनाम भी मिलेगा और जब तक तुम इतनी जल्दी प्रोडक्शन पूरी कर सकते हो तो हम नए ऑर्डर भी ले सकते हैं। क्या कहते हो, क्या हम नए ऑर्डर लेना शुरू कर दें? युवराज की बात सुनकर दोनों ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, जी सर, आप जितना ऑर्डर लेना चाहते हैं ले लो, हम सब देख लेंगे। युवराज को एक नई आशा मिल गई थी। उसने सोचा नहीं था कि ये दोनों लड़के इतनी जल्दी से काम को निपटाना शुरू कर देंगे और वो लड़के अपना काम में बहुत अच्छा कर रहे थे। युवराज उन दोनों की बात सुनकर प्रोडक्शन इतनी तेजी से हो रही है जानकर खुद ही सोच में पड़ गया था। तभी उसने आरव से कहा, आरव, जिस हिसाब से दोनों काम कर रहे हैं प्रोडक्शन होगी उस हिसाब से हमें ऑर्डर ज्यादा लेने होंगे, इसलिए हमें जल्दी जल्दी कैंपेनिंग शुरू करनी होगी। आरव ने भी सहमति में सिर हिलाया। युवराज अपनी जगह से खड़ा हुआ और ऑफिस की छत पर जाने लगा। आज वहां पहली एडवर्टाइजमेंट शूट हो रही थी। दोनों ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा पहला शूट खत्म हो चुका था। दोनों ने देखा कि सुहाने एक कोने में अपने चेयर पर बैठे जूस पी रही थी। उसके असिस्टेंट उसके ऊपर छाता लेकर खड़ी थी। युवराज आरव दोनों उसके पास पहुंचे और जैसे ही वो उसके पास पहुंचे एक स्पोर्ट बॉय तुरंत उन दोनों को लेकर चेयर आ गया और दोनों सुहाने के सामने चेयर पर बैठ गए। जैसे ही सुहाने ने जूस का ग्लास नीचे रखा, युवराज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो कैसा चल रहा है सुहाने? सुहाने के चेहरे से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। शायद वो किसी चीज से परेशान थी। युवराज ने उसको भांप लिया था। आपको क्या लगता है दोस्तों कि इस बात से सुहाने परेशान होगी? क्या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही शूट में? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर करते रहें। दोस्तों, 573वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जब युवराज और आरव सुहानी के पास ऊपर जहां एड शूट हो रही थी वहां आए तो युवराज ने देखा कि सुहानी कुछ मायूस सी लग रही थी। युवराज ने सुहानी से पूछा, क्या हुआ सुहानी, कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी? सुहानी ने कहा, नहीं कोई परेशानी नहीं, बस थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है, थोड़ा सा गर्मी था इसलिए। ये कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि गर्मी का मौसम था और गर्मी के मौसम में ऐसी चीजें आम बात थी। वो इसलिए जूस बार बार उसके क्रू मेंबर उसको पहुंचा रहे थे कि उसको कोई ऐसा महसूस ना हो, कोई ड्राइनेस भी ना आए। तभी युवराज ने सुहानी की आंखों में देखा और कहा, सुहानी जी, मैं आपसे कुछ बातें करने आया हूँ। हमने कल जो बात की थी लाइव इवेंट्स की, तो हमें वो जल्द से जल्द शुरू करने पड़ेंगे। अब हमारे पास टाइम बहुत कम है और प्रोडक्शन ज्यादा है, इसलिए मैं कहना चाहता था कि अगर आपको दिक्कत ना हो, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम जल्द ही काम में ये कैंपेन शुरू कर दें और चलते चलते हम पूरे देश की लोकेशन पर भी चलते रहेंगे और वहां शूट भी कर पाएंगे। बताइए आपका क्या कहना है? सुहाने ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं युवराज, आप जब चाहें जैसा शुरू कर सकते हैं। सुहाने मन ही मन सोच रही थी, मुझे क्या ही दिक्कत होगी, जैसे जैसे सेल बढ़ेगी मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो मैं क्यों ना करूंगी। वैसे भी इस सब में तुम्हारे जैसा हैंडसम लड़का तो साथ मेरे रहेगा, तो मेरे जैसे लड़के को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वो युवराज से बड़ी इम्प्रेस थी। वो चाहते थे कि युवराज उसके प्यार में पड़ जाए और कहीं ना कहीं वो सोच रही थी। यहाँ सुहानी ये सब सोच रही थी, वहीं युवराज ने अब आज सबसे पहले दिल्ली के ही इवेंट की तैयारी शुरू कर दी। उसने दिव्या और अपनी कंपनी के इवेंट टीम को बुला लिया था और जैसे वो सभी युवराज के पास आए, युवराज ने उन लोगों से कहा, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। हमें आज शाम को एक इवेंट अरेंज करना है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। दिव्या, निया, तुम दोनों इवेंट के सभी मैनेजमेंट पर ध्यान करना, ये तुम दोनों की जिम्मेदारी है। जो भी करना जल्दी से करना और बड़ा अच्छा करना है। सभी ने सिर झुकाकर अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए हाँ कहा और वहां से निकल गए। युवराज और आरव दोनों वापस युवराज के कैबिन में आ गए थे।
धीरे धीरे श्याम की तैयारियां पूरी हो गई थी। वहीं चंदन भी युवराज के पास वापस आ गया था। युवराज ने जब चंदन को देखा तो उसने तुरंत पूछा, हाँ चंदन, बताओ क्या किया तुम लोगों ने वहां? चंदन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसने सिर झुकाकर कहा, भाई, मैंने आपके कहे के अनुसार परिवार के लिए एक ग्रोसरी स्टोर खुलवाने की तैयारी कर ली, लेकिन जब मैं उनके घर पहुंचा तो उनको इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि उनको कोई ग्रोसरी स्टोर नहीं खोलना, उनके पास कोई पैसों की भी कमी नहीं है, उनको जो परेशानी है वो हम जल्द ही सॉल्व नहीं कर सकते। युवराज ने हैरान होते हुए पूछा, बताओ तो, अच्छा तो ऐसी क्या परेशानी है उनको? चंदन ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, भाई उनकी एक टेक्सटाइल कंपनी है और उनका बिजनेस दिन पर दिन घटते जा रहा है। इन्वेस्टर्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, अब सेल्स ही नहीं रही और अब तो हालात कुछ ऐसी हो गई है उनको इस गरीबी से जूझना पड़ रहा है। युवराज अब पूरी बात समझ गया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो ये बात है, ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। हम पहले भी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, अब वही करेंगे। तुम और आरव जाओ और उनको 50-50 पार्टनरशिप की ऑफर दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। चंदन और आरव दोनों ने उनकी बात ध्यान से सुनी और तुरंत अपने काम में लग गई और वहां से निकल गई। अब युवराज अपने कैबिन में अपने चेयर पर बैठा हुआ था। तभी दिव्या उसके कैबिन में आई और सिर झुकाते हुए बोली, सर, इवेंट की सारी तैयारी हो चुकी है, आप चलकर देख सकते हैं। युवराज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वेरी गुड दिव्या, बस ध्यान रखना इवेंट में सुहानी को कोई प्रॉब्लम ना हो यार, मैं अभी कुछ देर में वहां चला जाऊंगा। उसकी बात सुनकर दिव्या वहां से चली गई। अब युवराज भी श्याम का इंतजार करने लगा। दिल्ली की गर्मी में जून की वो शाम धीरे धीरे गहराने लगी थी। ऑफिस की खिड़कियों से हल्की हल्की सुनहरी धूप अब फीकी पड़ती जा रही थी। बाहर सड़क पर रौनक बढ़ने लगी थी। युवराज अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर का नजारा देखते हुए मन ही मन सोच रहा था कि आज उसको क्या क्या करना था। एक और इवेंट की सफलता और दूसरी और परिवार की मदद, सब कुछ उसके दिमाग में लगातार चलता जा रहा था। तभी दरवाजे पर किसी की आहट हुई। चंदन और आरव अंदर आ चुके थे। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे किसी बड़े फैसले की सूचना लेकर आए हो। युवराज ने उन्हें देखते हुए पूछा, अरे तुम आ भी गए, क्या बात हुई बताओ। वो जानता था कि अगर ये डील फाइनल नहीं हुई तो उस परिवार की मदद नहीं कर पाएगा। साथ ही सहस्त्र संत भी उसे ट्रेनिंग देने को तैयार नहीं होंगे। उनके लिए ये सिर्फ एक बिजनेस की डील नहीं थी, ये उसका पर्सनल मिशन था, उसको पूरा करना था। आरव ने थोड़ी निराशा भरी आवाज में उससे कहा, युवराज भाई, वो लोग तो, उन लोगों ने तुम्हारी ऑफर एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन युवराज ने उसकी बात ध्यान से सुनी ही नहीं। उसको जो उम्मीद थी कि उन लोगों ने मना कर दिया होगा, इसलिए उसने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, समझ गया, यानी उन्होंने मना कर दिया, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में निराशा सी और माथे पर शिकन आ गई थी। लेकिन तभी चंदन और आरव दोनों जोर से हंस पड़े। चंदन ने कहा, अरे अरे भाई, उन्होंने मना नहीं किया बल्कि हाँ कहा है। उन्होंने कहा कि अगर आप उनकी टेक्सटाइल मिल को दोबारा खड़ा कर दो तो वो लोग आपकी पार्टनरशिप एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सुनते ही युवराज को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई, जैसे वो किसी खोए हुए अवसर को फिर से पा गया था, क्योंकि उसको पता था कि अगर ये काम नहीं हुआ तो उसको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। उसने चंदन की ओर देखा और कहा, वेरी गुड चंदन, अब ये काम करो, हमारे पुराने क्लाइंट से कॉन्टैक्ट्स के जो तुम्हारे पास हैं उनसे कॉन्टैक्ट करो, उन्हें टेक्सटाइल मिल की दोबारा शुरुआत करने के बारे में बताओ और डील की कोशिश करो। जितने भी प्री बुकिंग ऑर्डर है उतने ले आओ। फिर वो आरव की ओर मुड़ा और कहा, और यहाँ की बात इन्वेस्टमेंट की है तो तुम तो हो ही हमारे साथ आरव। तुम मिल के इन्वेस्ट करोगे और 2 दिन में हमें एक मजबूत योजना के साथ मैदान में उतरना है। चंदन और आरव दोनों ने मिलकर सिर हिलाया और चंदन तुरंत काम में लग गया। चंदन वहां से निकला और अब वहां पर सिर्फ आरव और युवराज रह गए थे। युवराज अब बिल्कुल संतोष था। उसके मन में अब सहस्त्र संत का स्मार था और उसके विचार उसने याद करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि अब उसे पता लग गया था कि अब उसको ट्रेनिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। इसी बीच अब उस समय भव्य इवेंट जहां पर दिल्ली के अंदर जवाहरलाल स्टेडियम में तैयारी चल रही थी। अपना मोबाइल चेक करते हुए ऑफिस से बाहर निकले और उसके साथ आरव भी था। दोनों कार में बैठे और JLN स्टेडियम की तरफ चले गए। शाम के 7 बज चुके थे। स्टेडियम की बाहरी दीवारों पर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग चुकी थी, जिन पर लिखा हुआ था, जीवन शक्ति गोली, जो सिर्फ जीवन में लाए नई ऊर्जा। एंट्री गेट पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम थे। गाड़ी के अंदर पहुंचते ही गेट पर मौजूद स्टाफ ने उन्हें देखा और तुरंत अंदर जाने दिया। अंदर का दृश्य एकदम महोत्सव जैसा था।
रंगीन लाइटें, बड़ा सा मंच, पीछे एक विशाल एलईडी स्क्रीन जिस पर गोली की लगातार तस्वीरें चल रही थी। कैमरे, स्पॉटलाइट, माइक, सब कुछ, मीडिया के लोग भी मौजूद थे। जैसे ही युवराज स्टेज के पास पहुंचा, सुहाने ने देखा और मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक खास चमक थी। वो युवराज के साथ काम करके बड़ा खुश थी। युवराज और आरव मंच के बैक स्टेज पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि पूरा स्टाफ तैयार था। दिव्या ने उन्हें देखा और सिर झुकाकर कहा, सर, सब कुछ तैयार है, सुहानी भी तैयार है और ऑडियंस भी, बस आपकी अनुमति का वेट है। युवराज ने गहरी सांस ली और कहा, चलिए फिर शुरू करते हैं। अब इवेंट की शुरुआत की घोषणा हो गई थी। सुहानी मंच पर आ गई थी। उसने जीवन शक्ति गोली के लाभों के बारे में विस्तार से बताना शुरू कर दिया। उसके बोलने का ढंग, उसकी अदाएं और उसका कॉन्फिडेंस ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उसने बताया कि कैसे गोली थकावट को दूर करती है। फिर युवराज स्टेज पर आया और उसने सबसे पहले ऑडियंस का धन्यवाद किया और फिर अपने विचार उनके साथ बताना शुरू किया। उसने कहा, दोस्तों, यह सिर्फ एक गोली नहीं है, यह हमारे देश की मेहनतकश जनता के लिए एक नई सुबह है। हमारा उद्देश्य केवल बिजनेस करना नहीं है, बल्कि समाज को सशक्त बनाना है। और आज इस इवेंट के माध्यम से आप सबको उस गोली के बारे में पूरी जानकारी देना चाहते हैं। हमारी ये गोली सच में जीवन में शक्ति जगाती है। हमारी इस गोली ने कैंसर तक के पेशेंट को भी ठीक कर दिया है। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। स्टेज के बैक स्टेज के पीछे और आरव और दिव्या उसे देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। ये टीम वर्क का नतीजा था कि उनको इवेंट जो था वो बिल्कुल सफल हो गया था। जैसे जैसे इवेंट आगे बढ़ा, सुहाने ने एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और उसके एक बॉलीवुड गाने पर डांस किया, जिसे देखकर जनता में और एक्साइटमेंट आ गई थी। अंत में सुहाने और युवराज ने मिलकर जीवन शक्ति गोली का पहला पैक लॉन्च कर दिया और स्टेज के नीचे उतर आई। लेकिन वहां पर कुछ और भी बातें चल रही थी। ऑडियंस में कुछ लोग और भी थे जो उनके इस इवेंट को लगातार पूरे तरीके से गौर से देख रहे थे। कौन थे ये लोग? क्या युवराज इनके बारे में पता लगा पाएगा? क्या ये कोई नुकसान तो नहीं करेंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, यहाँ तक आए हैं तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर कर दें। सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।